डिजाइनर न्यूज़ के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच मुलाकात के लिए जो मौजूद हैं, एक लंबे राजनीतिक जीवन के बाद वो आज उस मकाम पर हैं कि आज हम उनसे एक खास शख्सियत के रूप में मुलाकात कर रहे हैं और एक महिला होने के नाते उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जो ऊंचाइयां हासिल की है वो दूसरी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी हो सकती है। हमारे बीच आज मुलाकात के लिए मौजूद हैं मनीषा शिरडोरकर, जो कि कांग्रेस की एक सफल राजनेता हैं और आज हम उनसे ही पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह से राजनीति में प्रवेश किया और आज यहाँ तक आने में किन किन बाधाओं को दूर किया, कहाँ खुशी हुई, कहाँ गम हुआ, क्योंकि राजनीति की सड़कें भी जो है, राजनीति की जो डगर भी है, काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है। तो आइए हम खुद ही पूछते हैं क्या अनुभव रहा उनका। मनीषा जी, आपका स्वागत है डिजाइनर न्यूज़ पर। राजनीति अमूमन जो भी ज्वाइन करता है उसका एक ही जुमला होता है या एक ही पंच लाइन होती है कि वो समाज सेवा के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। एक अच्छे एजुकेशन लेवल पे आने के बाद आपने आखिरकार राजनीति ही क्यों ज्वाइन किया? राजनीति मेरा जुमला नहीं कहूँगी मैं उसको, कि राजनीति समाज सेवा करने के लिए ही मैं राजनीति में आई हूँ और समाज सेवा ही मेरा परिवार करता रहा है। आज मेरे परिवार को राष्ट्रपति पुरस्कार, प्रधानमंत्री पुरस्कार, सीएम द्वारा सम्मानित परिवार है, तो समाज सेवा में ही उनको पुरस्कार मिला है। मेरे परिवार से ही और खून में मेरी समाज सेवा बसी हुई है, तो उसी परिवार की ही बताई हुई दिशा निर्देश पर मैं आगे चलते हुए समाज सेवा के लिए ही राजनीति में कदम रखा और उसमें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। शुरुआत मैंने श्रीमंत सिंधिया ब्रिगेड से की थी और उसके बाद मैं महिला कांग्रेस में रही, फिर शहर कांग्रेस में रही, सेवा दल में रही, एनएसयूआई में रही, यूथ कांग्रेस में रही और उसके बाद फिर जब आदरणीय अरुण यादव जी जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने मुझे पीसीसी में प्रदेश महामंत्री बनाया था। गुना की प्रभारी रही, शिवपुरी की प्रभारी रही, कोलारस की प्रभारी रही, मुगावली की प्रभारी रही, बदनावर की प्रभारी रही, सांवेर की प्रभारी रही, झाबुआ की प्रभारी रही। 40 साल बाद झाबुआ में परिषद कांग्रेस की बनी थी। तो हर जगह काम करने का अनुभव से सीखती गई और आगे बढ़ती गई। मनीषा जी, हम देखते हैं जब राजनीतिक परिदृश्य को, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने राजनीति में शीर्ष को छुआ, लेकिन फिर भी जब बात आती है विधानसभा की, जब बात आती है लोकसभा की, या जब बात आती है चुनी हुई सरकार में उन महिलाओं की भागीदारी की, तो सभी पार्टियां पीछे हट जाती है। तब वो बात कहीं गायब सी हो जाती है कि इस देश को संवारने में, इस देश के विकास में महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी है। तो आखिर सरकार और विधानसभा लोकसभा में बराबर की हिस्सेदारी क्यों ना हो? कहीं ना कहीं मैं इसमें ये कहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़कर नहीं निकल पा रही है। बहुत मुश्किल होता है एक महिला के लिए राजनीति में आना और राजनीति में काम करना, क्योंकि अधिकांश लोग राजनीति को कहते हैं कि कीचड़ मानते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि राजनीति कीचड़ नहीं, आपका नज़रिया कैसा है, आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका नज़रिया सही है तो राजनीति बहुत अच्छी है। अच्छे परिवार की महिलाएं राजनीति में हैं और ऐसी कोई जो अफवाहें फैलाई जाती है, जो बातें कही जाती है राजनीति में कि गंदगी है, मैं कहूँगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपका उद्देश्य अच्छा हो, आपकी सोच अच्छी हो, तो आपके लिए राजनीति में आगे बहुत स्कोप है और पार्टी आपको मौका देती है। अगर आप उस काबिल होगे तो पार्टी आपको टिकट भी देती है। मनीषा जी, मेरा सवाल ये था महिलाओं की भागीदारी को लेके कि जो आखिर जब इस देश के विकास में उनके बराबर का योगदान है, तो जब चुनी हुई सरकारें आती हैं या लोकसभा विधानसभा की बात होती है, तो क्यों ना उनको भी 50% आरक्षण दिया जाए? बिल्कुल, 50% आरक्षण तो होना चाहिए। हर महिला की मांग है कि विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब जगह उनको 50% आरक्षण मिलना चाहिए। जब एक महिला चांद पर पहुंचने की ताकत रखती है तो फिर चुनाव लड़ने में भी उनको 50% तो मिलना चाहिए। अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने जो त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर के जो भी उन्होंने पर्यवेक्षक दल बनाए हैं, उसमें उन्होंने महिलाओं को भी भागीदारी दी है। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा पार्टी को, आप क्या समझती हैं? मैं कहूँगी कि कमलनाथ जी की ये बहुत अच्छी सोच है कि उन्होंने हर ज़िले में महिलाओं को भेजा है। एक्चुअली पहले क्या होता है कि महिलाएं जब पर्यवेक्षक बनती हैं
तो उनको 3-4 दिन सतत कहीं रहना भी पड़ता है, पर हर परिवार के तरफ से परमिशन नहीं मिल पाती है हर महिला को इतना कि वो बाहर रह के वर्क कर सके। दूसरा कि अगर आप चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनते हैं तो आपको पूरा समय वहाँ ईमानदारी से अगर आप देंगे तो ही आप वहाँ सक्सेस हो पाएंगे। जिस तरह से अभी हम यहाँ पर हैं तो जैसे 3 दिन का कार्यक्रम बना था, अब आगे भी हमारा वापस 3 दिन का कार्यक्रम है। फिर हम सतत यहाँ पर रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाते। यहाँ की जो भी प्रत्याशी जिनको भी टिकट मिलेगा उनके साथ हर वार्डों में घूमना और उनको जीत का सेहरा पहनाने के बाद ही हमारी यहाँ से जवाबदारी ख़त्म होती है। तो मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा और महिलाओं को आगे बढ़ाने की उन्होंने जो परिपाटी कायम की वाकई काबिल तारीफ़ है। मनीषा जी, अभी आप खरगोन नगर निकाय चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक के रूप में आई हैं। आपके साथ अनुभवी विधायक ग्यारसीलाल रावत हैं, पुराने कांग्रेस के नेता जो काफ़ी अच्छा अनुभव है उनका भी, हरचरण भाटिया जी। इस टीम के साथ जब आप जाती हैं सर्वे के लिए तो सबसे ज़्यादा आप क्या ध्यान रखती हैं, क्योंकि एक महिला पर्यवेक्षक होने के नाते आपको ध्यान रखना चाहिए, या पार्टी ने आपको इस संबंध में कोई मार्गदर्शन दिया है? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने अनुभवी विधायक के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो काफ़ी काम किए हुए हैं उन्होंने, और उनके अनुभव से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है रावत जी से और मैं उनके मार्गदर्शन में काम कर रही हूँ और वो मुझे बराबर गाइड करते रहते हैं कि मुझे कैसे कहाँ क्या काम करना है। तो मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव मिल रहा है यहाँ पर, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि रावत जी यहाँ के पर्यवेक्षक मेरे साथ हैं। तो मैं उनके साथ हूँ, माफ़ी चाहूँगी, मैं उनके साथ हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैडम, अब प्रदेश सरकार को लेकर 1-2 बात कर लेते हैं आपसे। आपको अभी देखा गया है कि आप महिलाओं की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में उसको लेकर काफ़ी नाराज़ नज़र आती हैं। जब भी आपके जो भी स्टेटमेंट आते हैं तो प्रदेश सरकार की खूब खिंचाई करती हैं आप। जी बिल्कुल, खिंचाई करने जैसा शिवराज सरकार काम कर रही है तो खिंचाई करना भी ज़रूरी। हम विपक्ष में हैं तो जो गलत हो रहा है उसके विरोध में आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य भी है, फर्ज भी है। जिस तरह से आज देखो पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पर है जहाँ सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं, लेकिन पूरे भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया है। 2 महीने की 3 महीने की बच्चियों के साथ भी जिस तरह से बलात्कार हुए और उनकी हत्या की गई। इंदौर में एक शिवानी हत्याकांड हुआ था 9 साल की बच्ची के साथ, तो उस पर हमने कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों के साथ मैंने थाने का घेराव किया था और उसको न्याय दिलाने के बाद ही हमने उस आंदोलन को ख़त्म किया था। तो आज शिवराज सरकार जो कहती है महिलाओं के सम्मान की बात करती है, मैं कहूँगी कि कहाँ सम्मान कर रहे हैं आप? सम्मान तो आप कहीं नहीं कर रहे हैं। सम्मान करते तो पहले महिलाओं को बच्चा तो लीजिए, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को तो बच्चा। लव जिहाद को लेकर कानून भी बनाया है ना, सबसे पहला देश में मध्य प्रदेश राज्य जहाँ ये कानून बना है, और फांसी बलात्कारियों को फांसी की सज़ा देने का भी प्रावधान मध्य प्रदेश में ही हुआ है। बिल्कुल हुआ है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से, डीजीआना न्यूज़ के माध्यम से शिवराज जी से कि अभी तक कानून तो बन गया है लेकिन उन्होंने कितने लोगों को फांसी की सज़ा दी? सिर्फ कानून बनाने से ही समस्या का हल नहीं होगा, ये हम इसको धरातल पर लाएंगे। जब इस तरह से कोई दरिंदगी करता है तो अन्य देशों में हम देखें तो इस पे बहुत कड़ी सज़ाएं हैं, पर हमारे यहाँ पर ये खुशी की बात है कि फांसी की सज़ा कर दी गई है। लेकिन सज़ा अभी तक कितने को दी शिवराज जी, ये जरा बता दें मामा जी, तो हमको भी हो जाएगा कि भांजिया सुरक्षित है। लेकिन आज सुरक्षित है भांजिया मामा जी के राज में, तो मामा जी को मामा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक दीनबंधु योजना के तहत, माफ़ कीजिएगा, इंदौर संभाग में कमिश्नर ने दीनबंधु योजना के तहत जाती हुई सर्दी में गरीबों को कंबल और लकड़ियाँ बांटी।
तो वो जाती हुई सर्दियों में इसलिए बांटी कि पिछली बार की बच गई होगी, तो उन्होंने कहा कि अब बांट दो, रखे रखे चूहे काट जाएंगे तो कुछ न कुछ तो अपन पुण्य कमा लो। लेकिन उनको नौटंकी की करने की आदत है। वाकई अगर वो जिस तरह से इनको चिंता फिक्र होती, तो जिस तरह से इंदौर शर्मसार हुआ है, जिस तरह से बुजुर्गों के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार किया गया है, जानवरों के हिसाब से उनको पूरे कचरे की गाड़ी में भरा गया। आज हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हमारे परिवार में बहुत सम्मान होता है और हमारे देश में भी बुजुर्गों का काफ़ी सम्मान होता है। लेकिन इंदौर में जो वीडियो वायरल हुआ उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। तो कहाँ आप नौटंकियाँ करते हैं कंबल बांटने की? पहले उनको घर तो दे दीजिए, कंबल बाद में दे दीजिएगा। अभी ताज़ा मुद्दा जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग और कुछ उनके जो साथ में जुड़ी 2 महिलाएं हैं, उन लोगों ने जो कमेंट किए हैं, जो ट्वीट किए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि इससे किसान आंदोलन को समर्थन नहीं, अपितु देश की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो इमेज है विश्व में, वो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आप कहाँ तक इसको उचित समझती हैं और क्या ऐसा होना चाहिए? मैं कहूँगी कि देखो, बीजेपी की तो नौटंकियाँ हैं, वो सिर्फ नौटंकियों में विश्वास करती है, काम में विश्वास नहीं करती है। जिस तरह से आज जो कानून बनाए गए हैं, वो तीनों ही कानून किसानों के विरोध में है, विरोधी काले कानून है। वो सिर्फ किसानों का ही उससे नुकसान नहीं होना है, उससे पूरे देश का नुकसान होना है। क्योंकि जो कानून बने हुए हैं उसमें किसान एक उनका गुलाम बन जाएगा आने वाले वक्त पे, और उससे वो ज़मीन को छीन जाएगी किसान की। आज किसान स्वतंत्र है अपनी ज़मीन पे, अपने हिसाब से, हर सीजन के हिसाब से वो उस चीज़ को, फसल को बोने के लिए। आने वाले वक्त में किसान को बीज भी उनसे लेना है, खाद भी उनसे लेना है, कीटनाशक भी उनसे लेना है, और उनके हिसाब से वो फसल बोएंगे। पहले एक के ज़माने में जब अंग्रेज लोग थे, तब रतन जोत की फसल होती थी जिससे भूमि पूरी बंजर हो जाती थी। वही स्थिति हमारे देश की करने वाले हैं। तो इनकी बातों से तो आप हमसे ज़्यादा आप इनको जानते हैं कि इनका निशाना कहाँ होता है और तीर कहाँ जाता है। चलिए, अब आप वापस हम आते हैं आपके राजनीतिक जीवन को लेकर। सिंधिया ब्रिगेड के साथ तेज तर्रार मनीषा जुड़ी थी, ब्रिगेड अलग रह गई, मनीषा अलग खड़ी रह गई, ऐसा क्यों? जुड़ी थी मैं, आस्था है मेरी, और एक पारिवारिक संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक संबंध अलग होते हैं। तो सिंधिया परिवार से मेरा एक दिल का रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता रहा है, क्योंकि राजनीति की ABCD मैंने महाराज साहब से सीखी है। लेकिन जो विचारधारा जब यहाँ पर आती हैं, तो मेरी विचारधारा कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि मैं गांधीवाद पसंद करती हूँ, मैं गोडसेवाद पसंद नहीं करती। तो जब मेरी यहाँ विचारधारा चेंज इसलिए हुई है, मैं आज कांग्रेस के साथ हूँ। आज कांग्रेस ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया। आज इस मुकाम पर पहुंचने में कांग्रेस का अहम भूमिका रही। तो जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, उस पार्टी को छोड़कर जाना मैं उचित नहीं समझती। माँ जीवन में एक होती है और पार्टी को हम माँ कहते हैं, तो जब माँ कैसे बदली जाती है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ हूँ। 20 साल का लंबा राजनीतिक कैरियर आपका, इस दौरान कई संघर्ष रहे हैं आपको यहाँ तक आने में, और कई संघर्ष आगे करना भी पड़ रहे होंगे। इन संघर्षों के दौरान राजनीतिक परिपाटी पर चलते हुए मनीषा को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है और सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? राजनीतिक पृष्ठभूमि में सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हमारे काम की प्रशंसा होती है, जब हमारे काम को सराहना मिलती है। हम दिन रात मेहनत करते, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में मेहनत करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि उसको परिवार भी देखना होता है और राजनीति भी देखना होती है। वो अपने परिवार को, पति को, बच्चों को, माता पिता को छोड़कर राजनीति में कूदती हैं, आती हैं, संघर्ष करती हैं, और तब उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, तब वहाँ दुख होता है। लेकिन तब उसकी मेहनत को अगर कोई कह भी दे कि आपने काम बहुत अच्छा किया, तो वो उसी में खुश हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों में खुश होने वाली रहती हैं महिलाएं, लेकिन छोटी छोटी बात दिल पे भी कभी कभी लग जाती है, तो वहाँ दुख भी होता है।
आपने अपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक अंतिम सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। खरगोन नगर निकाय की अभी आपने दौरा किया, कई वार्डों में गई आप, क्या स्थिति लग रही, क्या कांग्रेस बाजी मारेगी? बिल्कुल, जिस तरह से हम दिन भर से आज 11 वार्ड कंप्लीट किए हमने, सुबह से 11:30 बजे से हम सतत वार्डों की मीटिंग ले रहे हैं। तो इस बार 20 साल का जो यहाँ पर बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ था, जिस हिसाब से यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में रवि जोशी जी ने विधायक का चुनाव जीत के परचम लहराया था, वो परचम हम आगे भी कायम रखेंगे और इस बार कांग्रेस की परिषद पक्का बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। ये थी कांग्रेस की तेज तर्रार वक्ता नेता मनीषा शिरडोरकर, जिन्होंने DGNA न्यूज़ चैनल से खास मुलाकात की। हम आगे भी इसी प्रकार से विशेष हस्तियों से खास मुलाकात में आपको मिलते रहेंगे। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। अब अनिल पांडे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।